25 जून 1975 की वो दिन जिसे सोचकर भी कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधी रात को आपातकाल लागू होता है, तमाम मौलिक अधिकार जो है उन्हें छीन लिया जाता है। विपक्षी नेता जो थे उनकी एक-एक करके गिरफ्तारी होती है। प्रेस से उसके तमाम जो बोलने का अधिकार होता है उसे छीन लिया जाता है। इसी के साथ अगर बात की जाए मीसाबंदी, आज भी 51 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी उस रात को याद करते हैं, उस दौरान जो कुछ उनके साथ हुआ उस बात को याद करते हैं तो कहीं न कहीं आँखों से आँसू भी निकलते हैं और अपने आप को शेर भी वो कहते हैं, क्योंकि उस समय को उन्होंने मुस्कुराकर, डट कर सामना किया था, लेकिन कई साथियों को उन्होंने खोया भी। मेरे साथ कुछ मीसाबंदी है, मैं बातचीत करूँगी और जानूँगी कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ, क्या कुछ उन्होंने झेला और कैसे सर्वाइव किया। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी उस दौरान आपकी उम्र क्या थी? मैं 14 साल का था, कक्षा 9वीं में पढ़ता था, महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ा में। हाँ, उस दिन संघ के आह्वान पर हमें आंदोलन करने के लिए निर्देश हुए। हाँ। मेरे साथ में मेरे ही क्लास के दो और लोग थे, 3 लोग मिलके कुल मिला के 6 लोग गिरफ्तार हुए। जब गिरफ्तार हुए तो फिर कोतवाली में ले जाकर रात भर हमको ठंड में, जितना हमारे स्वेटर वगैरह थे वो भी निकाल दिया और पूरी रात भर ठंड में रखा, खाना भी नहीं दिया। ऊपर से सुबह सबकी पिटाई भी की गई और इतनी पिटाई की गई कुछ 100 200 डंडे तक मारे गए। क्यों इसलिए मारे गए कि आप ये बताओ सूर्यकांत केलकर कहाँ हैं, तो इसकी जानकारी वो हम लोगों से लेना चाहते थे। लेकिन मेरी छोटी उम्र होने के कारण मेरे को ज़रूर 25-30 डंडे ही मारे, लेकिन बाकी नहीं। जेल में जाने के बाद हम पे पहले 151 की धारा लगाई, जो कि हमारे को हथकड़ी लगाकर, बाकायदा हथकड़ी लगा कर हमको कलेक्टर के सामने पेश किया। हमने इसका विरोध भी किया कि हमको हथकड़ी क्यों लगाई जा रही है। फिर 151 में हमको जेल में बंद किया। 15 दिन के बाद हम पे फिर DIR की धारा लगाई और इस प्रकार हमको DIR की धारा में 3 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद उसमें हमको बाहर के निकाला, फिर उसका केस चला। केस चलने के बाद शासकीय सेवा में आने के लिए हमको पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उस पुलिस वेरिफिकेशन में भी शासकीय सेवा के अयोग्य ये घोषित किया गया, जिसके कारण मेरी शासकीय सेवा की पद स्थापना नहीं हुई। पद स्थापना नहीं होने के कारण मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट से हम विजयी हुए। तब जाके मेरी बाकी लोगों से 1.5 साल बाद पोस्टिंग हुई। इस प्रकार हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण पाठ था। यदि आपातकाल के समय यदि इंदिरा गांधी सफल हो जाती तो ये देश हमेशा के लिए ही प्रजातंत्र समाप्त हो जाता। लोग इसमें जो जेल में बंद थे वो कभी नहीं छूटते, सबकी एक एक करके मृत्यु हो जाती। हमारे साथ में एक हसमतुल्लाह वारसी थे, जो कि जेल में इलाज के अभाव में उनकी क्या नहीं खून की उल्टियाँ हुई और अंततः हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मैं निरंतर उनकी सेवा में जाता रहा और अंततः वो कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो गए। वो हम आपकी ये बातें मैं सुन रही हूँ, मेरे खुद के भी रोंगटे काँप जा रहे हैं। आप इस बात को बड़ी आसानी से बता पा रहे हैं, ये बताता है कि आपका जज़्बा क्या रहा होगा उस दौरान। महज़ 14 साल की उम्र में आप जिस तरह से आज भी आपको तमाम बातें याद है, 51 साल हो चुके हैं। कितना गहरा ज़ख्म छोड़ के गई ये यादें आपके जीवन पे? चूँकि ये इतना गहरा जख्म था कि आपातकाल जैसा विषय कि इस देश में लगाया तो अंग्रेज़ों से भी बदतर स्थिति थी। अंग्रेज़ों में तो फिर भी अपील के अधिकार था, कोर्ट जाते थे, पेशियाँ होती थी। लेकिन आपातकाल लगाने के बाद, मीसा की धारा लगाने के बाद कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कब छूटेंगे कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार एक तरह का पूरा देश जेलखाना था। जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय पब्लिक सभाओं के लिए इकट्ठी नहीं हो पाती थी। दूर दूर माइकों में सुनते थे हम लोग, झोला फैलाकर यानी झोला फैला फैला के हम पैसा इकट्ठा करते, उसी दिन का पैसा इकट्ठा करके उसी दिन चुनाव लड़ते थे। तब जाकर ये लोकतंत्र बचा। यदि उस समय इंदिरा गांधी नहीं हारती तो कोई भी जो छूटे थे वो भी जेल चले जाते। तपन भौमिक जी भी हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी कि क्या कहना चाहेंगे जी सर, पहले आपसे ही जान लेती हूँ सर, इसके बाद फिर मैं इनसे बात करूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो दौर था, आपके साथ क्या हुआ, कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र 16.5 साल। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमने भी आंदोलन करके और हम जेल गए। पूरे समय मीसा में रहे और 21 मार्च 1977 में हम बाहर आए। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हम दोनों ही 11वीं में पढ़ते थे, वो भी मीसा में जेल गए
और घोर अत्याचार, उस अत्याचार की कहानी सुनाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस विश्व में, पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े 3 तानाशाह हुए। एक का नाम था ईदी अमीन, एक का नाम था मार्शल टीटो और एक का नाम था हिटलर, और चौथी जो थी वो थी इंदिरा गांधी। अभी संतोष जी बता रहे थे कि अंग्रेज भी एक बार मुकदमा चलाते थे। उदाहरण के लिए खुदीराम बोस ने बम फेंका किंग्स फोर्ट के ऊपर, तो मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद कई महीने मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद फिर उनको सजा हुई फांसी की। लेकिन इमरजेंसी 25 जून 1975 के रात के 12 बजे इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी लगने के बाद सभी के जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिए गए। भारत के संविधान ने एक अधिकार दिया है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, कि किसी को भी आप पकड़ते हो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने ले जाना है। तो उस समय 24 घंटे के अंदर आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हैबियस कॉर्पस भी ख़त्म, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी ख़त्म, मौलिक अधिकार भी ख़त्म, और कब तक मीसा में रहोगे ये भी मालूम नहीं। हम लोग जब गए थे तो हमको मालूम था 60-70 साल रहेंगे और मीसा में ही मर जाएंगे। लेकिन योग ये आया कि 1977 में चुनाव हुए और 20 मार्च 1977 को सरकार बनी। 21 मार्च 1977 को संपूर्ण देश से मीसा को हटा दिया गया और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। तब से लेके आज तक ये लोकतंत्र की पुनर्स्थापना ये मीसाबंदियों ने किया। इसलिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इनने इन जाबाजों का नाम दिया लोकतंत्र सेनानी। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हमने की है, और इसके लिए कईयों के प्राण चले गए, जेल में मर गए। हम तो अच्छे दिन देख भी रहे हैं, कोई जेल में मर गए, कोई जेल से बाहर आके छूट के मर गए। तो इस प्रकार से एक काला दिवस, एक काला इतिहास, और इस बार हमारी सरकार ने यह तय करा कि 9वीं और 12वीं के पुस्तक में, NCERT के पुस्तक में, और मध्य प्रदेश शासन की पाठ्य पुस्तक निगम ने भी ये तय किया इस पाठ को हम इसको पढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, एक चीज़ आप लोगों के लिए, उस समय सबसे पहले लठ जो है पत्रकारों को पड़े, और बहुत ये जो चैनल है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल बोलते हैं, ये तो था ही नहीं, प्रिंट मीडिया था। तो प्रिंट मीडिया में पूर्ण रूप से और सेंसरशिप लागू कर दिया। पहले कलेक्टर पढ़ेगा, उसके बाद वो लागू होगा। तो प्रिंट मीडिया जो भी किसी ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा वो सीधे अंदर। भोपाल जेल में 12 लोग थे और संपूर्ण देश में 323 से 24 लोग थे जो मीडिया के लोग थे। उन्होंने सत्य की आवाज़ उठाई। एक मज़ेदार घटना आपको बताऊं, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ। हमारे बेड़ागढ़ में एक आसन दास करके एक सिंधी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता तो नहीं थे, पत्रकार थे वो, और उन्होंने एक पत्रिका छापी, सत्य की आवाज़। उस सत्य की आवाज़ पहले दिन ही उनका पहला एडिशन निकला, और एडिशन जब बटा और शाम को ही अंदर उस सत्य की आवाज़ जो है भोपाल जेल में ही पड़े रहे वो हमारे साथ। तो ऐसे बहुत अत्याचारों की पराकाष्ठा है, और कल हम प्रत्येक वर्ष इसको याद करते हैं। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के सारे मीसाबंदी, उनके परिवार, सबको बुलाकर और भोजन कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं, शिवराज जी ने भी सम्मान किया, घोर साहब ने भी किया, और अभी मोहन जी भी कर रहे हैं। तो शिवराज जी का आपने नाम लिया, मैं उनका इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ और हमेशा हम सुनते हैं, वो बताते हैं कि पेपर तक नहीं देने दिया था, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उसके पहले ही ले गए, तो कहीं ना कहीं साल भी बर्बाद हुआ, उसका असर भी आप लोग के करियर पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा। देखिए ऐसा है, अभी नीट की परीक्षा देने के लिए एक लड़का जो जेल में था उसको हथकड़ी लगा करके और लखनऊ के सेंटर में लाए, उसको परीक्षा देने के लिए दिया, लेकिन हमको परीक्षा भी देने नहीं दिया। तो हमारे वकील जो हैं उस समय उत्तम चंद जी इसरानी थे, उन्होंने कहा परीक्षा क्यों नहीं देने दे रहे हो। क्या बढ़िया दलील दी इंदिरा गांधी के वकील ने। उनने कहा जब मौलिक अधिकार खत्म हो गया तो काहे की पढ़ाई और काहे की परीक्षा, जेल में रहो। और मेरे संतोष जी के, शिवराज जी के,
सबके एक एक साल खराब हुए। और हम जब 77 में आए और तब जाके हमने परीक्षा दी। तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का अगर किसी सरकार ने काम किया तो ये मौलिक अधिकार समाप्त किया किसने? इंदिरा गांधी ने। इसके लिए इंदिरा गांधी 7 जन्म तक प्रायश्चित करे, कांग्रेसी माफ़ी मांगे, घर घर जाके माफ़ी मांगे, तो भी मैं समझता हूँ उनके अत्याचार कम है। आप लोग माफ़ करेंगे अगर वो आके आपसे माफ़ी मांगेंगे तो? कांग्रेस ऐसा है, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है हम लोग तो उस पर विचार ही नहीं करते। और दूसरी चीज़, जिन कांग्रेसियों को हम कह रहे हैं माफ़ी मांगो, उनको कुछ मालूम नहीं, वो बेचारे हैं। अभी जो लोग हैं कांग्रेस में वो बेचारे हैं, और जो इनके सेनापति थी वो तो गई। और तो कुल मिला करके हम शुरू से ही बोलते आए हैं कि कांग्रेस इसके लिए माफ़ी मांगो। अब कांग्रेस मांगे तो ठीक, नहीं मांगे तो ठीक, उनका अस्तित्व भी नहीं है, पूरे देश से उनको एकदम लपेट करके बाहर भेगा। तो निश्चित रूप से 12 साल से भारतीय जनता पार्टी और 12 साल से राष्ट्रवादियों की सरकार है, और ये राष्ट्रवादियों की सरकार लगातार बने रहेगी और धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो समाप्त हो जाएगा। कर्मों का फल हम कहते हैं सर कि जो किया है यही भुगतना है। आपकी उम्र कितनी थी जब आपको जेल में बंद किया गया था? हमारी उम्र उस वक्त 15 साल थी। स्कूल में पढ़ते थे। कौन सी क्लास में थे? हम 10th में थे। और उस टाइम हमने जो परिस्थितियां देखी हैं, जैसे आजकल लोग बाग चिल्लाते ना बार बार लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इन्होंने क्या लोकतंत्र देखा होगा खतरा जो हम लोगों ने देखा। हमें बताता हूँ मेरी घटना, मेरे एक पहचान वाले वो घर से गायब हो गए, घर वालों को नहीं मिले। तो उनके घर वालों ने ढूंढा तो पता चला पुलिस उनको दुकान से उठा के ले गई, जेल में बंद कर दिया। तो वो मतलब वो कमाने वाले एक आदमी कितना परिवार परेशान हुआ होगा ये हम लोग जानते हैं। उस टाइम की बात वो देखकर हमें बहुत आनंद हुआ। तो हम लोगों ने फिर आंदोलन करने की ठानी। उसी के बाद फिर हम लोगों ने आंदोलन करा, और आंदोलन करने के बाद हमें अपनी जान की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। हम लोगों ने सोच के रखा था चाहे जेल में सड़ के मर जाए लेकिन इनके आगे नहीं झुकेंगे। इसी तरह हम लोगों मतलब पूरा आंदोलन करा, कई साल तक हम वहाँ रहे। उसके बाद हमारा साल बर्बाद हुआ, हमारा घर परिवार बर्बाद हुआ। घर वालों से कोई मोहल्ले वाला बात नहीं करता था, कोई रिश्तेदार हमारे घर आता जाता नहीं था। तो जो लोकतंत्र का मतलब हमने परेशानी देखी है आज किसी ने नहीं देखी है। तो सर 51 साल बीते लेकिन आंखों के से जो आपके आंसू टपक रहे हैं ये बता रहे हैं कि वो जख्म कितना गहरा था आप सभी के दिलों पर और शायद हमेशा रहेगा। ठीक। कई आपके ऐसे दोस्त भी थे क्या जिनको आप सोचते थे कि जीवन भर का भी ये मेरा साथी है, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और उनको आपने खो दिया हो? कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई थी क्या? हाँ है ना। कुछ दोस्त थे जो हमारे साथी थे, आंदोलन भी करा था, आगे बढ़, लेकिन वो कम उम्र में वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि उनके ऊपर परिवार का इतना ज़्यादा दबाव आ गया था। कमाने वाला कोई बचा नहीं था, तो वो फिर कमाने के लिए परिवार का बोझ उठाते उठाते कई लोग ख़त्म हो गए। लेकिन किसी भी लोकतंत्र सेनानी ने कभी न सरकार से कुछ मांगा है न किसी से मांगा है। देश सेवा के लिए केवल अपनी जान दी है हमेशा, और आज भी हम तत्पर हैं। भले किसी की भी सरकार हो, अगर लोकतंत्र पे आ जाएगी तो हम लोग पहले अपने प्राण देंगे। सर जिस तरह से छोटी उम्र थी आप लोगों की, उस दौरान ऐसा जज्बा कहाँ से आया कि आप लोगों ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ? ऐसा जज्बा आया कहाँ कि सरकार को डरना पड़ गया आप लोगों से? मैं सुरेश विनोद। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी, और पिताजी का भी वारंट था, माताजी का भी वारंट था, और मैं उस समय बीकॉम सेकेंड ईयर का एक पेपर मैंने दिया था 3 तारीख को, और 4 तारीख को मेरी अरेस्टिंग हुई थी। बाकी के पेपर मैंने जेल में दिया था। वहाँ से हम लोग 9 विद्यार्थी थे, 9 की 9 विद्यार्थियों ने फिर वहाँ एग्ज़ाम दिया, मगर 76 में हमको परमिशन नहीं मिली। उस समय मैं सेंट्रल जेल जबलपुर में ट्रांसफ़र हो गया था, और वहाँ चूँकि परीक्षा नहीं दी गई तो 76 का मेरा समय बेकार गया। मार्च में 2077 में मैं निकला, और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया, और फिर मैंने तो सर वे कह सकते हैं पूरा परिवार ही जेल में था क्या उसमें? क्योंकि वारंट तो सभी के नाम का जारी हुआ था। नहीं, पिताजी भी अरेस्ट नहीं हो पाए थे, माताजी भी उस समय जिला जनसंघ की उपाध्यक्ष थी, वो भी नहीं अरेस्ट हो पाई थी। मगर मैं जो है अपने छोटे 4 भाई बहनों के साथ और दादा दादी के साथ था। तो मैं खुद जो है
सेकंड ईयर में था, और इस वजह से मैं तो चूँकि दूसरे दिन पेपर था, तो मैंने पूछा कि मेरा किस उसका वारंट है। कहने नहीं, केवल पूछताछ के लिए आपको बुलाया है। और उसके बाद जो बंद किया, तो वो 4 महीने मुझे छिंदवाड़ा जेल में बंद किया। 4 महीने बाद मेरे को सेंट्रल जेल जबलपुर में, और उसमें भी जब यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया तो 21 दिन तक जो सेल होता है, गुनाह खाना, उसमें रखा गया। 6x6 का कमरा होता है, उसमें आपको सुबह और शाम केवल आधे घंटे के लिए शाम को और 1 घंटे के लिए सुबह खोला जाता था। वे 21 दिन तक। और इस बीच अगर आपको बाहर जाना है या पेशाब के लिए भी जाना है, तो आप वहीं जो रखा हुआ बर्तन है उसी में आपको वो गंदगी भी करना पड़ता था, और 1 घंटे के लिए सुबह खोलते थे। तो अब इस प्रकार के, मगर बहुत से क्रांतिकारियों का क्योंकि इतिहास पढ़ा हुआ है, तो लगता है कि ये कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हम सावरकर जी की जीवनी पढ़ते हैं और इतना लंबा समय उन्होंने भोगा है देश के लिए, तो हमको ये लगता है कि ये एक सौभाग्य की बात है कि जिस देश में प्रजातंत्र का जो है, प्रजातंत्र के लिए खतरा बनी हुई सरकार है, क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिए कि चुनी हुई सरकार, और जब कोर्ट से डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी का कि वो चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया, तो सीधे सीधे इस्तीफा देना चाहिए, मगर नहीं, पूरे देश को जेल में कन्वर्ट किया। यानी जो आपकी इसकी बोलने की आज़ादी है वो ख़त्म की, पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ना वकील कर सकते हो, ना आप कोई दलील दे सकते हो। असहाय महसूस किया। निश्चित रूप से। और जो पुलिस वाले कह रहे हैं, जो सरकार चाहती है उस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। किस पर तरीके से लोगों को मारा है। यानी हमारे एक मित्र थे कौशल सिवनी के, उनको ये हालत है कि उनको थाने में बंद किया। वो यानी बिजली का तार में करंट ये किया और उस पर कहा पेशाब करो। यानी इस प्रकार से यानी जो हमको लगता है कि अंग्रेज सरकार ने जो अत्याचार नहीं किया, वो हमारे देश की सरकार ने हमारे ऊपर किया, और केवल इसलिए कि एक व्यक्ति का इलेक्शन जो है अवैध घोषित कर दिया गया। और आज आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और निश्चित रूप से हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात की समझ होना चाहिए कि अगर लोकतंत्र रहेगा तो हम लोग स्वच्छंद रूप से इस देश को चला पाएंगे। सर, लोकतंत्र रहेगा, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सराहनीय भी कहा जाता है। सर बताते हैं कई लठ पड़े थे, 200 लठ मारे गए। सर लोग जैसे बता रहे काफ़ी टॉर्चर कहीं ना कहीं किया गया। आज भी वो जख्म है क्या? चलने फिरने में दिक्कत होती होगी, समस्याएं होती होंगी? मैं सुरेंद्र द्विवेदी हूँ। मैं जबलपुर में जब आंदोलन शुरू हुआ 25 जून 1975 को आपातकाल लग गया था, तो बहुत सारे लोगों को तो उसी समय घरों से उठा लिया गया था। लेकिन चूँकि मैं अंडरग्राउंड हो गया था, मैं वहाँ जबलपुर में एक अखबार निकलता था युगधर में, उसमें भी सब एडिटर था। तो मैंने वो सब यातनाएं देखी भी हैं और भुगती भी हैं। तो जब ये 5 महीने जब बीत गए और ये रहा कि अब शायद आपातकाल नहीं हटने वाला है, तो आरएसएस और जनसंघ इनकी योजना शुरू हुई कि देश में आंदोलन करके, सत्याग्रह करके जेल भरो आंदोलन चलाया जाए। उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। मैं भी उनमें एक सौभाग्यशाली था कि मुझे भी आंदोलन करने का मौका मिला। और मैं जबलपुर का एक रांझी इलाका है, वहाँ मेरे साथ मेरे 14 आदिवासियों के साथ मैंने आंदोलन किया था, और आप जेल में मीसा लगाया गया था मुझे। और मुझे जेल में जब गए तो कितनी ख़राब स्थितियाँ थी जेल में। आज उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। आज जो अपराधी या कैदी हैं उनको भी वो यातनाएं और असुविधाएं नहीं होती जितनी उस समय मीसाबंदियों को होती थी। दाल के नाम पे पानी दिया जाता था, रोटी में कंकड़ मिला के दिए जाते थे, सब्जी में फूल गोभी के जो फूल थे वो जेलर के घर जाते थे, और हम लोगों को उसके डंठल और पत्ते की सब्जी दी जाती थी। और इतनी कच्ची रोटी रहती थी कि आप खाएं तो आप बीमार पड़ जाएं। तो ये स्थिति थी वहाँ देश में। वाकई में मैंने जैसा माननीय तपन जी ने बताया कि 300 पत्रकार भी जेल में बंद किए गए थे, उनमें एक मैं भी था।
30 विदेशी पत्रकार भी थे, एक मार्क टुली थे बीबीसी के, उनको भी कहा गया था कि आप या तो देश छोड़ें या अपने माने आपकी कलम नहीं चलेगी। तो उन्होंने माने देश छोड़ना ज़्यादा पसंद किया बजाय अपनी कलम को बंधक बनाने के। सर, जिस तरह से हम देखते हैं आज कांग्रेस ये राग लापती है, लगातार कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो कोई दौर नहीं था जैसा आज है, आज ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह का एक नैरेटिव कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। आप क्योंकि आज का भी समय देख रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है, आप क्या मानते हैं? मैं परिचय दे दूं, मैं राजनारायण अग्निहोत्री हूं। जिस समय मैं जेल में गया उस समय मेरी उम्र 19 वर्ष की थी और उस समय मैं उस कॉलेज का, शेड्यूल कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट भी था। तो 26-25 की रात्रि को जो है इमरजेंसी लगी। उसके बाद कोई संगठन की तरफ से इस तरह के आंदोलन के निर्देश भी नहीं थे उस समय। तो हम लोगों ने एक 25-30 छात्रों ने बैठ कर के एक मीटिंग की, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था। तो मैंने फिर ये तय किया कि ऐसा किया जाए कि उस समय परीक्षा लेट हुई थी स्टार्ट। तो 30 जून को हम लोगों ने ये तय किया कि इस दिन अपन एक काम करते हैं, कॉलेज में चलते हैं और परीक्षा का बहिष्कार करवाते हैं। तो हम लोग करीब 50-60 लोग छात्र जो है वहाँ गए और वहाँ पर जा कर के उस परीक्षा का बहिष्कार कराया। तो उसमें क्लासेस में गए, इधर गए, तो उसमें बड़ी अफरा तफरी मच गई। तो प्रिंसिपल ने जो है उठा करके पुलिस को फ़ोन ऑन किए। तो उस समय पुलिस आई। तो नियम ये है कि कॉलेज के अंदर पुलिस प्रवेश कर नहीं सकती, लेकिन चूंकि इमरजेंसी लगी थी इसलिए पुलिस वहाँ अंदर गई और उस समय हम लोगों को करीब 25 लोगों को पकड़ करके, बाकी जो है भाग गए इधर, उनको पकड़ करके वो थाने में ले आए। थाने में ले आ करके उन्होंने कई लोगों की तो डंडों से पिटाई की पहले। उसके बाद फिर उन्होंने उठा करके पहले दिन जो है वहाँ भेज दिया जेल, शेड्यूल जेल में, और रात ही में सभी लोगों को उठा करके बस में लाद करके सेंट्रल जेल रीवा में भेज दिया। आपने आज जो ये कार्यक्रम में बुला करके इस तरह किया तो आपने हम लोगों को भावुक कर दिया और हमें कम से कम 50-51 साल पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया है। वो घटनाएं हमें याद आने लगी कि ऐसे हमारे पिताजी सीखचों के पार खड़े होकर के हमसे बात करते थे, हम कैसे उन्हें जवाब देते थे और उनको देख करके कैसे माने रोना आने लगता था। माने उस स्थिति में माता जी की स्थिति देख करके, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा भाई था, मेरे पीछे 2 बहन और 2 भाई और भी थे। उस स्थिति में जो है बड़ा कष्ट माने वो समय होता था। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्टर जो रीवा हैं वो एक बार भ्रमण के लिए आए सेंट्रल जेल रीवा में। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने श्रेणी का ग्रेडेशन नहीं किया था, ABC होती है, तो C दी हुई थी, जबकि इन लोग राजनीतिक बंदियों को A श्रेणी देनी चाहिए थी। उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोगों ने उनसे शिकायतें शिकवा करी, उनसे तू मैं हो गई, उस पर वो नाराज़ होकर के भाग गए। उसके बाद उन्होंने सायरन बजवा दिया। सायरन बजाने के बाद सब बैरक के अंदर कर दिए गए। फिर रात्रि में SAF की पुलिस फोर्स ला करके कलेक्टर ने एक कर को करीब 30 लोगों को निकाल के रात में बहुत जम के पिटाई करी। माने मैं तो उस पिटाई में नहीं था, लेकिन मेरे साथी जो थे वो पिटाई में थे। मैं बैरक में देख करके काँप रहा था, क्योंकि उनकी आहें जो है आवाज़ आती थी और डंडों की आवाज़ आ रही थी, मतलब इस तरह की। फिर उसके बाद उनको आड़ा बेड़ी डाली गई। एक सेल होता है, जैसे बताया था, 6x6 की उसकी साइज रहती है, उसमें उनको बंद कर दिया गया था। हम उस समय परीक्षा की तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन फिर हम परीक्षा नहीं दे पाए। उस स्थिति में हमारे 2 साल जो है पूरे बर्बाद हो गए। माने समझ लीजिए 2 साल के बाद फिर हमें मौका मिला, जब इमरजेंसी समाप्त हुई तब जा कर के हमें स्थिति बनी। जेल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब स्थिति थी। वहाँ के जो आपके अधिकारीगण थे उनके भी व्यवहार कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तो वो हम लोगों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। कई बार तो जेलर जो है हम लोग चूँकि कम उम्र के थे, लड़के थे, बुलाते थे अपने ऑफिस में, और वहाँ बुला कर कहते थे, देखो तुम लोगों की बहुत उम्र पड़ी हुई है, ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब नहीं हो जाए, ये 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी संजय गांधी का है, इसको तुम समर्थन में दस्तखत कर दो, तो हम तुम्हारी जो है सरकार से संदेश आया है, ऐसे लोगों को हम छोड़ देंगे। मतलब बरगलाने का पूरा प्रयास किया। तो हमने कहा कि देखो, अब हम तो जेल में आए हैं और आंदोलन करके आए हैं, अब तो जितने दिन रखना हो रखे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये माफ़ीनामा और ये 20 सूत्री समर्थन ये हम माने करने वाले नहीं हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि हमें 19 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि जब हम जेल में थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम कभी छूटेंगे भी कि नहीं छूटेंगे। तो
तो जब माँ बाप मिलने आते थे बड़ा कष्ट होता कि हम बाहर जा कर के इनसे मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये स्थिति होती थी। जैसे आपने कहा कि नैरेटिव बनाया जा रहा है लोकतंत्र के लिए कि आज के समय में लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। अरे आप अपनी दादी के समय की बात करो जिस समय पूरे 1,25,000 लोगों को जेलों में ठूंस दिया था। बाहर ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि वहाँ पर कोई किसी के प्रति बोल नहीं सकता था। अगर बोलता भी था तो सीधे उठा करके जेल में बंद कर दिए जाते। लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदियाँ कर दी गई। नसबंदी के डर से जैसे ही अगर कोई सरकारी गाड़ी गांव में जाती थी तो लोग बाग जंगलों में और पहाड़ में भाग जाते थे कि ये पकड़ के हमें नसबंदी करेंगे। उसकी वजह से भी जो है इंदिरा गांधी को बाद में भुगतना पड़ा, वो चुनाव हुए तो हारना पड़ा। लेकिन माने इस तरह की हालत थी। पुलिस वाले क्या करते थे, किसी भी व्यापारी को पकड़ लिए, बोले यार तुम्हारा वारंट है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 10-20 हज़ार रुपया लिए और उसको छोड़ दिए। इस तरह की माने बदमाशियाँ सब वहाँ पर चलती थी। ये स्थिति थी हमारी। सर, आज के जो युवा हैं खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपना पॉइंट रख पा रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ भी कर पाते हैं। यदि सरकार की कोई नीति गलत लगती है तो उसे खुलकर बोल भी पाते हैं, लेकिन उन्हें जेल भी नहीं भेजा जा रहा है। जैसा कि आप सभी, क्योंकि मैं जैसे सुना आप सभी 14, 15, 16 साल की उम्र में थे। तो सर क्या मानते हैं आजकल के का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो दौर कुछ नहीं था जो आज सहना पड़ रहा है, ये बात कह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस जो है उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये अनर्गल प्रलाप, ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। जैसे कोई मरमुरा जाता तो प्रलाप नहीं होता है। तो जी इनकी सत्ता जो 70 साल तक बैठे रहे लगातार और इनको कोई नहीं पूछ रहा है। सरकार बनाना तो बहुत दूर है, कोई नहीं पूछ रहा। जब कोई नहीं पूछे उसको तड़पना ही है। तो तड़पना है तो उसके मुंह से जो निकले। अब वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, और हम कह रहे हैं कि विरोधी है या नहीं। अगर इतना बोलना, ये बोल रहे हैं इसका मतलब ही लोकतंत्र है। ये आंदोलन कर रहे हैं इसका मतलब लोकतंत्र है। ये स्थान स्थान पर जुलूस निकाल रहे हैं मतलब लोकतंत्र है। ये हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब लोकतंत्र है। और ये हमारे खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं इसका मतलब कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला है, लोकतंत्र है। उस समय ना वकील, ना दलील, ना अपील। अरे वाह रे, इनको तो ना तो बोलने का अधिकार है, ना इनको कोई मांग करने का अधिकार है। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, उसका प्रायश्चित ही नहीं है। मैंने आपको 3 नाम लिए ना, मार्शल टीटो, चेक गणराज्य के और तानाशाह थे, ईदी अमीन, ये सब ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने हत्याएं करवा दी हज़ारों की संख्या में। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी कई लोगों को जेल में मरवा डाला। इसी भोपाल में हशमत वारसी इलाज के अभाव में, ये सब जानते हैं, संतोष जी जानते हैं, दिलीप जानता है, हम लोग एक जेल में थे, कईयों को मरवा डाला। पर क्या हुआ, अंततः उनको चुनाव हारना पड़ा। और आज भारत से कांग्रेस के नामो निशान मिटाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक कर रही है। चुनाव में आओ ना, खाली चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा। आपने कहा वो वोट चोर है, किसी ने कहा ईवीएम चोर है, इससे तो कुछ चलेगा नहीं। आप चुनाव में खड़े हो, अब चुनाव में जैसे ही खड़े होते पब्लिक हरा देती है। कई जगह जमानत जब्त हो गई। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आज मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, सब जगह लोग राष्ट्रवादी को ही पूछ रहे हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके विचारधारा, उनके नेता, उन्हीं लोगों को ही पब्लिक। अब पब्लिक में नहीं आते क्योंकि इनको मालूम है पब्लिक में आते ही चुनाव हारना है। और ये जो भी आपने भी मेरे से प्रश्न पूछा कि कांग्रेस आज आपके ऊपर, मतलब हमारी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है ये केवल अनर्गल प्रलाप के अलावा कुछ नहीं है। सर, एनसीईआरटी की बुक्स में भी अब इसे जोड़ दिया गया है, क्योंकि मैं भी खुद तब हमने भी सिर्फ सुना है, आप लोगों के मुँह से ही सुनी है सारी तमाम चीज़ें, लेकिन अब बच्चे पढ़ पाएंगे, आप लोगों ने क्या देखा था, क्या उस दौरान हुआ था, ये उनको पता चल पाएगा। तो इससे मानते हैं कि कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा आप लोगों को? ये हम लोग जो संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ कई वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं। दिल्ली में भी अनेक कार्यक्रमों में हमने केंद्रीय मंत्रियों को भी बुला के इस संबंध में मांग की थी। उस मांग की पूर्ति भारत सरकार ने की है। एनसीईआरटी में अब पढ़ाने से आपातकाल के बारे में अब आम विद्यार्थियों को इसका समझ में आएगी कि क्या आपातकाल था
आपातकाल के अंदर क्या अत्याचार हुए, इन सब की जानकारी जब छात्रों को मिलेगी, वह आके जाके लोकतंत्र के लिए परिपक्व बुद्धि वाले इंसान बनेंगे, नागरिक बनेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है भारत सरकार का, और हम मध्य प्रदेश सरकार से भी अपील करेंगे कि वे भी मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ें। तो देखिए और भी लोग हैं, मैं एक बार सर से एक सवाल और चाहूँगी। सर, जिस तरह से देखने को मिला था कि आप लोगों ने तो अपना संघर्ष किया, आप लोगों ने देश के लिए जो बलिदान दे सकते थे वो दिया, लेकिन क्या उसके बदले में जो चीज़ें आप लोगों को, जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी, आप लोग की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से हो रही हैं तमाम चीज़ें? ऐसा है कि जो सब शासन बीजेपी का आया तो हमारे शिवराज जी स्वयं जेल में थे इमरजेंसी के समय, उस आपातकाल के समय में। उस सब कष्ट को उन्होंने भोगा हुआ था। हमारे बहुत से साथियों के व्यापार और व्यवसाय जो है बंद हो चुके थे। तो शिवराज जी की हमारे सरकार ने बहुत कुछ जो है मीसाबंदियों के लिए सम्मान निधि के रूप में जो है उपलब्ध कराई हैं, बहुत सी उन्हें सुविधाएं दी हैं, और जो उन्होंने दी हैं और मोहन यादव जी ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, उन सभी सुविधाओं से हम लोग संतुष्ट हैं। हमें कोई उनसे अपेक्षाएं नहीं है और न हमने कभी उनसे मांग की है। लेकिन शासन, जो मध्य प्रदेश शासन है, उन्होंने स्वयं विचार करके मानवता के नाते हम मीसाबंदियों के लिए बहुत सी सुविधाएं जो है दी हुई हैं, जिसको हम उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए तो जो 25 जून 1975 की जो रात थी वो कहीं ना कहीं रोंगटे काँप देती है, और इसी के साथ हमने देखा किस तरह से जब उस दिन को याद कर रहे थे तो मीसाबंदियों की आंखों से आज भी आंसू आ जाते हैं, रूह काँप जाती है। अपने दोस्त जो कहीं ना कहीं उनके काफ़ी करीबी थे, उनको खोने का जो गम है वो हम उनकी आंखों से जो निकलते हुए आंसू हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी कुछ उस दौरान उन्होंने देखा था वो सीधे तौर पर संविधान की हत्या थी, लोकतंत्र की हत्या थी, और जो वो दिन है वो दोबारा लौट कर ना आए, इसी बात की वो जो है गुजारिश करते, साफ तौर पर कहते कि तमाम कांग्रेसियों को हर एक घर जाकर माफ़ी मांगना चाहिए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।